गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो हमने कुछ मेन टॉपिक्स पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत मेन है, ताकि आपका जो कंपटीशन पेपर है उसमें भी आपके आता है और आपका बीएड से सिलेबस पे भी आता है। तो हमारा टॉपिक का नाम है आरटी एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसे एक और नाम से जाना जाता है अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009। ये तीनों ही नाम हैं इसके आरटी एक्ट 2009 के। इसकी हम पारित की बात करें तो इसका भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 में इसे पारित किया गया था, जिसके द्वारा जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया था। इसमें जो संविधान के 45वें यानी 45 जो अनुच्छेद है उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 86 संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों का मूल अधिकार बना दिया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे, 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों का मूल अधिकार बना दिया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये डेट आप लोग को याद होनी चाहिए और यह अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। इसके बाद से हम इसके महत्वपूर्ण बात को देखेंगे, यानी कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे। अगर हम शिक्षा के अधिकार के मेन पॉइंट्स की बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत देश के सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और इसका प्रबंध कौन करेगा? इसका प्रबंध स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत मेन पॉइंट है। इसमें और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे इसके अलावा जो निजी स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स में, उसमें भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करानी होगी। ये मेन चीज़ें हैं। इस नियमों के दौरान अगर ये स्कूल इसका अनुसरण नहीं करता है तो उन्हें उनकी वसूली के लिए फीस के नाम पे उन्हें 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। ये इसमें मेन चीज़ें थी कि इनको जुर्माना देना पड़ेगा और उनकी जो स्कूल की मान्यता है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। और रद्द होने के बाद स्कूल को जो संचालित करने की बात है उसे 1 लाख रुपए तथा इसके बाद रोज़ाना 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसे आप याद रखें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। उसके बाद से ये जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके तहत देश के बच्चों का मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में होगी। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों के हाथों में होगी। हर स्कूल के लड़कों और लड़कियों के लिए स्वच्छ और अच्छा शौचालय होना चाहिए, इसमें मेन पॉइंट है। इसमें जो स्कूल में जो मुफ्त पीने का पानी है उसे उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी इसमें मेन पॉइंट है। इसके बाद से आप देखते हैं कि किन्हीं कारणों से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इस जो एक्ट है, हमारा जो आरटी एक्ट है, उसकी मदद से बच्चा अपनी उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद से जो इस अधिनियम में विकलांग बच्चे हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी मुफ्त शिक्षा की जो उम्र है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में पढ़ाया था, समावेशी शिक्षा में पढ़ाया था, फिर विकलांग बच्चों के उसमें पढ़ाया था मैंने कि 14 से 18, ये शुरू से लेकर यानी 6 से लेकर 18 वर्ष के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है या अनिवार्य शिक्षा की गई है। और हमारा इसमें विकलांग बच्चों यानी कि साधारण बच्चों में 6 से 14 और विकलांग में 6 से 18 वर्ष किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस एक्ट में शिक्षकों का भी उल्लेख किया गया है, ये आप ध्यान में रखें कि आरटी एक्ट में शिक्षकों का भी उल्लेख किया गया है। और इस एक्ट के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा अपना खुद का कोई भी निजी ट्यूशन सेंटर नहीं बना सकता या नहीं चला सकता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये तो हमारे मेन पॉइंट्स हुए। उसके बाद से हम देखते हैं कि आरटी एक्ट में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई थी, यानी किन किन सुविधाओं को इनमें उपलब्ध कराया गया था। तो सबसे पहले इसमें अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जाति है, जो आर्थिक रूप से यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है जो, उसमें और पिछड़े वर्ग के छात्रों को निःशुल्क यातायात, भोजन, वर्दी, किताबें और शिक्षा प्रदान की जाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें सुविधाएं कौन कौन सी दी जा रही है? छात्रों को निःशुल्क यातायात, भोजन, वर्दी, किताबें और शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद से इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसके बाद जो निजी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी कुल सीटों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। तो ये कुछ मेन सुविधाएँ हैं।
उसके बाद से जो दिव्यांग बच्चे हैं, अब हम विकलांग नहीं बोलते हैं, दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। मैंने अभी बताया 18 साल कर दी गई है। और स्कूल के जो बुनियादी ढांचे में, यानी जो उनका बेसिक, जैसे कि बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था करना, टॉयलेट्स की व्यवस्था करना, ये इन सब में जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार करने की बात की गई है। और शिक्षक और छात्र का अनुपात भी इसमें देखा गया है, यानी कि इसमें जो आपका 30 स्टूडेंट्स है तो उसमें 1 टीचर होना चाहिए। तो ये इसका प्रावधान भी किया गया। और शिक्षकों की योग्यता आदि अन्य प्रावधान भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। जैसे टीचर्स में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसके लिए वो दिव्यांग बच्चों के लिए और साधारण बच्चों के लिए वो मेन उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए रखी गई। इसके बाद से हम देखते हैं कि इन सुविधाओं के अंतर्गत हम निर्धन छात्रों की सहायता से भी कार्य कर सकते हैं, यानी उनकी सहायता कर सकते हैं। अब कोई भी छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। फिर हम देखते हैं जो निजी स्कूल्स हैं उनकी अपेक्षाएं, जैसे कि आपके निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, वो कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% यानी कि 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से जो सरकार की आर्थिक सहायता है, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा जो लागू करने की एक वित्त आयोग ने जो राज्य सरकारों को 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी ताकि बच्चों को शिक्षित किया जा सके। इसके बाद से जो शिक्षकों की कमी है उसको भी पूरी करने की बात की गई, यानी कि शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, 30 पे 1, यानी कि 30 बच्चे उस पर 1 टीचर होना ही होना चाहिए। वर्तमान में ये अनुपात 50 से 1 और कहीं कहीं 80 से 1 भी है। तो ये इसका जो अनुपात रखना है वो 30 से 1, यानी कि 35 पे 1 होना भी हो सकता है। अगर आपका 35 और 1 दिया है तो भी वो करेक्ट आंसर होगा, तो इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि RT एक्ट का, ये तो आपने समझ लिया कि ये देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और की शिक्षा की गारंटी देता है इस अधिनियम के द्वारा। और भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और फिर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया और इसे पारित कब किया गया, 4 अगस्त 2009 को। ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देश्य की बात करें तो इस एक्ट का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। पहला उद्देश्य क्या है हमारा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को, यानी कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा हमारा उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य प्रवेश, यानी कि उनकी प्रवेश की अनिवार्यता होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा पूरा कराना इसका उद्देश्य होना चाहिए। फिर हमारा आता है मेन उद्देश्य कि धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। ठीक है, यानी धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस में, अगर पड़ोस में कोई स्कूल है तो उसमें दाखिला लेने का अधिकार उसे है। फिर इस एक्ट ने ये सुनिश्चित करता है, ये जो एक्ट है RT एक्ट है, वो सुनिश्चित करता है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं और जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनमें कोई भेदभाव न किया जाए, यानी कि कोई भी इसमें मतभेद न या भेदभाव न किया जाए। इसके बाद से यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका और फिर बाद में वो अपनी स्कूलिंग करना चाहता है तो वो उसके उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ये RT एक्ट इसको इस प्रावधान के अंतर्गत आता है, यानी कि वो अपने उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरे करने का प्रावधान नहीं है तो छात्रों को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करके अधिकार प्रदान होगा, यानी कि वो वहाँ पर जाके, यानी कि माइग्रेट करके वहाँ पर जाके अपना अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार ले सकते हैं। इसके बाद से आपका आता है कि जो निजी और विशेष श्रेणी वाले बच्चे हैं, जो विद्यालय हैं, उसमें आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित होने चाहिए, यानी कि इन लोगों के लिए भी 25% आरक्षण होना चाहिए ताकि वो लोग भी स्कूलिंग कर सकें। इसके बाद स्कूल में जो प्रवेश तिथि है उसके निकल जाने में, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है तो उसमें डेट आपकी निकल जा रही है कि इसी डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद से आपकी डेट ख़त्म हो जा रही है। तो वो अगर डेट ख़त्म हो जा रही है तो फिर वह बालक अगर प्रवेश लेना चाहता है तो किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता, इस प्रावधान के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद से किसी भी बच्चे को
किसी भी कक्षा में दाखिला लेने से नहीं रोका जाएगा और ना ही स्कूल में निष्कासित किया जाएगा, स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। उसके बाद से इसमें और उद्देश्य हैं, जैसे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं विद्यालयों में नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप लोग उसे मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते हो, मार नहीं सकते हो, उसे क्लास से पनिशमेंट देना है छोटा, ये नहीं कि आप उसे मारने लगे, डंडे से मारा है आपने, ये सब आप शारीरिक या मानसिक यातनाएं नहीं दे सकते हैं। तो ये तो था आपका मेन उद्देश्य। इसके बाद से हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। महत्व की बात करें तो आरटी एक्ट की वजह से भारत की शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव आया, यानी कि आइडियल मतलब चेंज आया है। चूँकि हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, जिस कारण हर ये ज़रूरी हो जाता है कि हर एक नागरिक शिक्षित हो। इसलिए अनिवार्य है कि हर एक नागरिक शिक्षित होना चाहिए। ऐसा होने के लिए हमें क्या महत्व है, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, यानी कि सबके लिए हो। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 ने इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कर दी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की। यह आरटी एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने ये पारित किया कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद से हम देखते हैं आरटी एक्ट में कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए, तो इसे भी आप ध्यान में रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से प्रतिबंधित है। तो सबसे पहला प्रतिबंध क्या है, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, यानी कि बच्चे को कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, कुछ मानसिक यातनाएं नहीं दी जाएगी कि आपको ये करना है तभी आपको पास किया जाएगा, तो ऐसा नहीं करना या फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है। दूसरा है आपका स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि आपका जब बच्चे का एडमिशन होता है तो उसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों का कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। जैसे आप लोग का होता है कि स्कूल में जाके पेरेंट्स का भी परीक्षा ली जा रही है, चिल्ड्रन की भी परीक्षा ली जा रही है, वो नहीं होगी, यानी कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड आपका है कैपिटेशन फ़ी, यानी कि ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है, यानी कि 25% उसके लिए रिजर्व होगा, यानी EWS 25% उसके लिए रिजर्व होगा, कोई ऐसा फीस नहीं देना होगा। इसके बाद से आपका आता है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, यानी कि टीचर्स को, जो सरकारी टीचर्स हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, ये इसमें प्रतिबंधित है। इसके बाद से आपका आता है रनिंग ऑफ स्कूलिंग विदाउट रिकग्नाइजेशन। इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए, अगर वो प्राइमरी बच्चे हैं यानी कि 1 to 5th बच्चे हैं, तो वो प्राइमरी स्कूल का 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही उनका स्कूल होना चाहिए। और अगर अपर प्राइमरी है यानी कि 5th to 8th है, तो वो 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही इसका स्कूल होना चाहिए। तो ये भी इसमें प्रतिबंध लगाया गया कि इतने किलोमीटर के अंदर ही इन बच्चों का स्कूल होना चाहिए, ताकि उनको असुविधा ना हो स्कूल जाने में या शिक्षा ग्रहण करने में। तो ये तो था आपका पूरा आरटी एक्ट, यानी इसके बारे में हमने इसका पूरी भूमिका देखी, उसके बाद से सुविधाएं देखी, महत्वपूर्ण बातें देखी, यानी कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद से हमने कुछ प्रतिबंध भी देखे और इसके महत्वपूर्ण पक्ष भी देखे। अब हम देखते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन की बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा। पहला ऑप्शन है स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखे। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करे। थर्ड ऑप्शन है एक निर्दिष्ट समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करे। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के अधिकार नियम में एक शिक्षक को क्या कर्तव्य निभाना चाहिए कि स्कूल में जाने के नियम, यानी कि बिल्कुल नियम से और समय का पाबंद होना चाहिए, उसे पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना चाहिए और एक निर्दिष्ट समय यानी एक सही समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखेंगे, असत्य लिखा है, असत्य है। पहला ऑप्शन है यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। दूसरा ऑप्शन है यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। थर्ड ऑप्शन है इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। थर्ड ऑप्शन है यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर है डी, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये असत्य है, इसका आंसर डी सही है।
इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए अधिनियम के अंतर्गत? इसमें जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं किया गया था, ये बात सही है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि आपका नेशनल नॉलेज कमिटी है, उसे भी इसकी सिफारिश पर लाया गया था, ये सही बात है। इसके बाद से इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ टीचर्स, पेरेंट्स और सरकार सबका दायित्व है कि इसे फुलफिल करें। तो ये इसका आंसर है डी। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। तो इसका आंसर है डी, कक्ष में मोबाइल उपयोग का प्रतिबंध रहेगा। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत अध्यापकों का प्रावधान नहीं है, यानी कक्ष में मोबाइल उपयोग का प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। थर्ड ऑप्शन है भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर है बी, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। इस अधिनियम का एक मेन उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010। दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009। थर्ड ऑप्शन है 1 जनवरी 2010। और लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 2009। तो इसका आंसर है ए, 1 अप्रैल 2010। लागू इसको 1 अप्रैल 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है जनगणना। दूसरा ऑप्शन है आपदा राहत। थर्ड ऑप्शन है चुनाव संबंधी। और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। इस अधिनियम के अनुसार अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य में कौन कौन से कार्य करवाए जा सकते हैं? जैसे आपकी जनगणना है, आपदा राहत है, चुनाव संबंधी, ये सभी कार्य करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है घुमंतु बालकों की शिक्षा का। दूसरा ऑप्शन है बालकों की शारीरिक दंड देने का। थर्ड ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक का। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक छात्र अनुपात का। तो इसका आंसर है बी, बच्चों को शारीरिक दंड देने का। आरटीई एक्ट में इस प्रावधान को नहीं रखा गया, यानी कि बच्चों को फिजिकल और मेंटल हैरासमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है वर्ष 2002 में। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2009 में। तीसरा ऑप्शन है 2010 में। और लास्ट ऑप्शन है 2011 में। तो इसका आंसर है ए, 2002 में। शिक्षा के मूल अधिकार को घोषित करने का जो प्रावधान है वो 2002 में ही कर दिया गया था। तो इसका घोषित 2002 में ही किया गया था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करने का दायित्व है। पहला ऑप्शन केंद्र सरकार का। दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार का। थर्ड ऑप्शन केंद्र और राज्य सरकार का। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा आयोग का। तो इसका आंसर है सी, केंद्र और राज्य सरकार का। ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है उसका जो इसको प्रदान करने का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 2010 में। दूसरा ऑप्शन 2011 में। थर्ड ऑप्शन है 2012 में। और लास्ट ऑप्शन है अभी तक नहीं किया गया। तो इसका आंसर है सी, 2012 में। इसका संशोधन हमारा 2012 में किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? पहला ऑप्शन मदरसों में। दूसरा ऑप्शन वैदिक पाठशालाओं में। थर्ड ऑप्शन धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है उपरोक्त सभी में, यानी कि डी में। यानी मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में इसको लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट अधिनियम के उल्लेखनीय प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेत है। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 तक। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक। थर्ड ऑप्शन है 6 से 8 तक।
और लास्ट ऑप्शन है कक्षा 1 से 12 तक। तो इसका आंसर है बी 1 से 8 तक, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है। फर्स्ट टू 8 तक के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा को अभिप्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट अधिनियम के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थित होने के नियमितता एवं समय का पालन करना। दूसरा, निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूर्ण करना। थर्ड ऑप्शन, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना। और लास्ट ऑप्शन है छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का पर्याप्त ध्यान देना। तो इसका आंसर है डी, छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का पर्याप्त ध्यान देना इसमें नहीं है, इन कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं है। जबकि विद्यालय के जो उपस्थित होने वाली जो समय का पालन करना, उपस्थित होना, सही समय पर पाठ्यक्रम का संचालन करना, उसको पूर्ण करना और जो बालक है उनके अनुसार ही शिक्षण कराना, ये सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है। पहला ऑप्शन है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे। दूसरा ऑप्शन है अधिकतम 45 शिक्षण घंटे। थर्ड ऑप्शन है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। और लास्ट है आपका अधिकतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो इसका आंसर है सी, न्यूनतम 45 घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो इसका कार्य घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दूसरा ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2010। थर्ड ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010। और लास्ट ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009। तो इसका आंसर है डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? पहला ऑप्शन है 7 अध्याय 35 धाराएं 1 सूची। दूसरा ऑप्शन 8 अध्याय 38 धारा 2 अनुसूची। थर्ड ऑप्शन 7 अध्याय 38 धारा 1 अनुसूची। और लास्ट ऑप्शन है 8 अध्याय 35 धारा और 2 अनुसूची। इसका आंसर है सी, 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं, धाराएं 38 और 1 अनुसूची है, इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। और लास्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर। दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर। थर्ड ऑप्शन है 11 नवंबर। और लास्ट ऑप्शन है 15 अगस्त। इसका आंसर है बी, 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो ये तो था आपका पूरा RTE एक्ट 2009 का थ्योरी पार्ट और क्वेश्चंस। अगर आप थ्योरी पार्ट समझते हैं तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका जो नया नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।